हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर टीचर, योर मेंटर, जेडी सर। तो मैं आपका साइंस टीचर हूं और आपके लिए लेकर के आया हूं साइंस की क्लासेस। इन साइंस की क्लासेस में हम क्या कैसे पढ़ेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, साइंस की क्लासेस में नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं, किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं, चाहे मैं सीजीएल की बात करूं, सीपीओ की बात करूं या फिर सीएचएसएल की बात करूं, किसी भी इस लेवल के एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो उन एग्जाम में साइंस में तीन चीजें पूछी जाती हैं। अभी साइंस में जो आपकी तीन चीजें पूछी जाती हैं वो क्या हैं? आउट ऑफ दीज थ्री थिंग्स द फर्स्ट थिंग इज बायोलॉजी। तो सबसे पहले आती है बायोलॉजी, और ऑब्वियसली जितने कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम यहीं पर होती है। मैं उनसे पूछता हूं, वो कहते हैं सर बायोलॉजी में दिक्कत आती है। बात करेंगे कि बायोलॉजी में क्यों दिक्कत आती है और हमें कैसे करना है। राइट, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो फिजिक्स। और फोर्थ थर्ड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर हम लोग बात करें, दैट इज योर केमिस्ट्री। तो देखिए, केमिस्ट्री, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें से सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो बायोलॉजी का ही होता है। सो नॉर्मली अगर देखा जाए तो कंपटीशन में 50% वेटेज बायोलॉजी का ही होता है। बाकी के पार्ट में 35% के आसपास फिजिक्स होती है, और इसके अलावा बाकी के जितना आपका 15% के आसपास बचा वो केमिस्ट्री है। लेकिन जब हम बात करते हैं पंजाब के स्पेशल एग्जाम्स के बारे में, आफ्टर द एनालिसिस आई हैव गोन थ्रू द नंबर ऑफ द क्वेश्चंस पेपर, और बहुत सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद हमने हमारी टीम के साथ मिलकर के बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले, उनको एनालाइज किया, और उसके बाद हमें पता चला कि ज्यादा वेटेज किसका है साइंस में, केमिस्ट्री का। तो पंजाब वाले केस में चीजें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती हैं। इसके अलावा एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बाकी जितने भी एग्जाम हैं, अगर उनके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ज्यादा फोकस करना है किसमें, बायोलॉजी में। राइट, फिजिक्स इसमें सबसे इजी पार्ट है। केमिस्ट्री में आपको घबराने की बात नहीं, यहां पे प्रैक्टिकल या अप्लाइड पार्ट आपसे पूछा जाता है। आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि इनमें से कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपसे पूछा क्या जाता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन कंफ्यूजिंग तब हो जाता है जब आपको उसके बारे में पता नहीं होता। जैसे फॉर सेक ऑफ एग्जांपल आपने देखा होगा कि पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज, या उसमें फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है या बोथ काइंड ऑफ द चेंज। राइट, सो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें उन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, उसके बाद बाकी के सेक्शंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। तो पहले चैप्टर के हम लोग बात करते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को इस बात का कंफ्यूजन होगा कि स्कूल में कैसे जो हम करते थे क्या उसी से करना है। देखिए, जब भी आपसे यह कहा जाता है कि आपको साइंस प्रिपेयर करनी है और पूछा जाता है, तो बच्चा पूछता है सर साइंस किस लेवल तक की आती है। हर टीचर का यही जवाब होता है, हर मेंटर का यही जवाब होता है कि 9th और 10th तक की आती है। बिल्कुल सही, हाँ, 9th-10th तक की साइंस ही कंपटीशन में पूछी जाती है। ये वही जनरल साइंस है जो यूपीएससी में भी पूछी जाती है, पीसीएस में भी पूछी जाती है, सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। जनरल साइंस का मतलब है कि एक बच्चे को क्लास 10th तक साइंस पढ़ाई जाती है, तो उसे एक नॉर्मली साइंस का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ये कौन सी साइंस आती है? अब आपने क्या किया, 9th-10th की एनसीईआरटी उठा करके पढ़ना शुरू कर दिया और आपको लगा कि यही पूछा जाने वाला है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपसे 9th-10th में आपको पढ़ाया जाता है कि कैपिलरिटी होती क्या है, 10th में आप ये पढ़ते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता इसमें से जो कैपिलरिटी का एप्लीकेशन है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट द अप्लाइड पार्ट। तो आपको फोकस कहां पे करना है, अप्लाइड पार्ट में। अगर आप सोचे कि एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट पढ़ के आप क्वेश्चन निकाल लेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एनीमोर। उसका अप्लाइड पार्ट अभी बताता रहूंगा मैं, अप्लाइड पार्ट क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैटर के बारे में। तो मैटर क्या चीज होती है? राइट, सबसे पहले हम लोग मैटर के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द मैटर? मैटर किसको बोलते हैं? तो मैटर उसको बोलते हैं ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना मास होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसका अपना मास होता है। और दूसरी खास बात क्या होती है, ऐसी कोई भी चीज विच ऑक्यूपाई स्पेस। तो ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, अब दो चीजें हैं। स्पेस का क्या मतलब हुआ, मींस जगह घेरने वाली चीज। तो फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, इस स्टूडियो के रूम के अंदर आप देख पा रहे हैं इतनी सारी जगह है और इस पूरी जगह में एयर भरी हुई है। तो एयर ने इस स्पेस को, इस पार्ट को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जी हां, यहां पर स्पेस की बात तो हो गई। अच्छा, मास क्या होता है? तो मास को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, आपको जो डेफिनेशंस लगे बेसिक से जो इंपॉर्टेंट है आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो देखिए, मास क्या होता है? मास को हम ये कहते हैं अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसको हम मास कहते हैं। अब आप बोलोगे सर ये अमाउंट ऑफ मैटर क्या होता है? बहुत सिंपल भाई, समझिए, ये मार्कर है। इस मार्कर को बनाने में 10 ग्राम प्लास्टिक का यूज हुआ है। तो मटेरियल कितना यूज हुआ? 10 ग्राम। तो इसका मास कितना हुआ? 10 ग्राम।
अभी इस मार्कर को लेकर के अगर मैं चांद में चला जाता हूं तो क्या यह 10 से 11 ग्राम हो जाएगा या 9 ग्राम हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। 10 ग्राम प्लास्टिक से अगर बना था तो 10 ही ग्राम प्लास्टिक का बना रहेगा। इसलिए कभी भी जो मास होता है वो चेंज नहीं होता। तो मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। कितना मैटर इसमें प्रेजेंट है? 10 ग्राम प्लास्टिक। मास कितना हुआ इसका? 10 ग्राम। दूसरी खास बात, मास कभी भी चेंज नहीं होता, कहीं पे भी चेंज नहीं होता। आप इस मार्कर को मार्स में लेके जाएं तो भी 10 ग्राम प्लास्टिक होगी, आप इसको मून पे लेके जाएं तो भी 10 ग्राम प्लास्टिक होगी, और आप अगर इसको चांद में भी लेके जाते हैं तो भी 10 ग्राम प्लास्टिक होगी। इसका मतलब मास कभी भी यूनिवर्स में चेंज नहीं होता और इस पर ग्रेविटी का इंपैक्ट नहीं पड़ता। बाकी की चीजें फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, राइट। तो कुल मिलाकर के मैटर क्या होता है? मैटर, लाइक दिस इज द मैटर, हम किसको बोल सकते हैं? द मास विच ऑक्युपाई स्पेस। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट से बाहर आकर के अब मैटर के बारे में बात करते हैं। तो कुल मिलाकर के वो हर चीज जिसको हम टच एंड फील करते हैं वो मैटर है, राइट, इंक्लूडिंग एयर, राइट। हम उसको फील करते हैं, टच तो नहीं कर सकते, राइट। तो अब देखिए मैटर को कितने टाइप में केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया। तो मैटर को हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैटर को हम कैसे डिवाइड करते हैं, इसका दो क्लासिफिकेशन है। अभी आपने दोनों क्लासिफिकेशन, मुझे नहीं लगता कि आपने एक साथ पढ़े होंगे, मैं आपको दोनों क्लासिफिकेशन यहां पे एक साथ बताने वाला हूं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो जब भी आप इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो मैटर को फिजिकली क्लासिफाई किया जाए। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर नॉर्मली बुक्स में 3 तरह का डिस्क्राइब होता है। सबसे पहला सॉलिड, ठीक है, दूसरी तरह का लिक्विड, राइट, तीसरा वाला दैट इज गैस। तो आपने 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ ली और 9 की एनसीईआरटी में आपको दिया गया है मैटर 3 तरह का होता है, लेकिन नहीं भाई साहब, मैटर 3 तरह का नहीं होता। और एग्जाम में जो पूछा जाता है वो 4th एंड 5th टाइप पूछा जाता है, जो कि आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, राइट। तो हमें यहां पर एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके पढ़ना है। सो 4th टाइप ऑफ मैटर दैट इज प्लाज्मा, बहुत बार कॉम्पिटिशन में पूछा गया। एंड द 5th टाइप दैट इज बीसी, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, सब पांचों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, राइट। तो पहले तो हमने ये कहा कि मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीसी 5 स्टेट में पाया जाता है। जी हां, अगर आपसे आज की डेट में कोई पूछता है तो मैटर की 5 स्टेट पाई जाती हैं। आप 4 स्टेज नहीं कह सकते, 3 स्टेज नहीं कह सकते। अब आइए आगे बात करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या होता है? द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हम इसका फिजिकल और केमिकल दोनों क्लासिफिकेशन, हालांकि दोनों चीजें अलग अलग बुक्स में मेंशन होती हैं, राइट। और बहुत सारी बुक में सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन ही मेंशन होता है, कुछ में 9th में जैसे आप देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन मेंशन है। हम यहां दोनों पढ़ने वाले हैं। जब केमिकल क्लासिफिकेशन की मैं बात करता हूं तो केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम ये कहते हैं कि मैटर 2 तरह से मिलकर के बना हुआ है, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये 2 कैटेगरी में इसको हम क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले कौन होता है? उसे हम लोग बोलते हैं प्योर मैटर, ठीक है, प्योर मैटर। इस पूरे क्लासिफिकेशन के हर चीज को हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, आप नोट करते जाइए और समझते रहिए चीजों को। दूसरा क्या होता है? द सेकंड वन इज इम्प्योर मैटर। तो दूसरा वाला हमारा क्या है? इम्प्योर मैटर है, राइट। अब ये जो प्योर वाला मैटर होता है इसको कितने टाइप में क्लासिफाई किया जाता है? फर्दर प्योर वाला मैटर, अब प्योर मैटर होता क्या? प्योर वो मैटर होता है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अभी एटम मॉलिक्यूल के बारे में भी मैं डिस्कशन करूंगा। तो देखिए, प्योर मैटर को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो प्योर मैटर होता है उसमें सबसे पहला क्या होता है? द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट जो प्योर मैटर है उसको हम जब क्लासिफाई करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो हमारे पीरियडिक टेबल में, जिसे हिंदी में आवर्त सारणी कहा जाता है, उस पीरियडिक टेबल में जितने भी आपको एलिमेंट्स दिखाई देते हैं वो सब एलिमेंट्स ही हैं, राइट। तो वो एलिमेंट जो होते हैं, एग्जांपल के तौर पे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट। कॉपर क्या है? कॉपर एलिमेंट है, राइट। गोल्ड क्या है? गोल्ड एलिमेंट है, राइट। तो ये सब हमारे एलिमेंट हो गए, राइट। दूसरे नंबर पर आते हैं, वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरे नंबर पर आते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड को भी हम किसमें रखते हैं? कंपाउंड को भी हम किस में रखते हैं? कंपाउंड को भी हम रखते हैं इसी क्लास में, किसमें? प्योर मैटर में रखते हैं। कंपाउंड कौन होता है? वाटर। तो वाटर एक तरह का कंपाउंड, ये प्योर मैटर। क्यों भाई? क्योंकि कंपाउंड पर्टिकुलर जिस मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं उन्हीं मॉलिक्यूल के ही बने होते हैं, राइट। उसके अलावा किसी तीसरे मॉलिक्यूल को इन्वॉल्व होने से, किसी दूसरे मॉलिक्यूल को इन्वॉल्व करने से उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं एलिमेंट और कंपाउंड में, ये अभी थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। दूसरे आते हैं इम्प्योर मैटर और प्योर मैटर। इम्प्योर और प्योर मैटर की क्या खास बात होती है?
अब इंप्योर मैटर में राइट, इनको हम क्या बोलते हैं? तो अगर सीधे सीधे कहा जाए इंप्योर मैटर को क्या बोला जाएगा, तो इंप्योर मैटर के मैं सीधे सीधे टर्म यूज करूंगा मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर में किसी तरह का कोई रेशियो फिक्स नहीं होता, इसका रेशियो चेंज किया जा सकता है राइट। और मिक्सचर दो से ज्यादा चीजों से मिलकर के बने होते हैं, मींस बहुत सारा टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं। मिक्सचर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से? होमोजेनस मिक्सचर राइट, और दूसरे हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो यहां पे मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस वो मिक्सचर होते हैं जिनको कि आपस में सेपरेट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं, तो जैसे शुगर सिरप है ना, तो जो शुगर सिरप होता है, तो शुगर सिरप दो चीजें, जैसे अपन शरबत बोलते हैं, शुगर सिरप आपने वाटर लिया और आपने उसमें चीनी मिक्स कर दिया। अब वाटर और चीनी को इतना इजीली ना तो अलग किया जा सकता है आसानी से, नो डाउट उसको सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन ना तो उसे आसानी से सेपरेट किया जा सकता है और ना ही उसमें यह बताया जा सकता है कि पानी का पार्टिकल किधर है, वाटर का पार्टिकल किधर है, या फिर शुगर का पार्टिकल किधर है। तो ऐसी चीजें जो बहुत इवनली मिक्स होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करूं अगर मैं, चौक और रेत को, मींस चौक और सिलिका को एक साथ बना दूं, तो चौक और सिलिका को बना करके मैं बता सकता हूं इसमें चौक वाला पार्टिकल कहां पर है और सिलिका वाला पार्टिकल कहां पे। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर कहें। या यूं कह सकता हूं कि मैं वाटर में क्या मिला देता हूं? चौक मिला देता हूं। ये एक होमोजेनस मिक्सचर नहीं है। क्यों? मैं अभी थोड़ी देर रखता हूं, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि 1 घंटे बाद चौक शटल डाउन होकर नीचे हो गई और वाटर अलग हो गया, दोनों को आसानी से हमने अलग कर लिया। दैट वाज हेट्रोजेनस मिक्सचर। वो इवनली मिक्स नहीं हुआ और ये होमोजेनस मिक्सचर था। तो इस तरह से केमिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। अब आइए एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं फिजिकल क्लासिफिकेशन राइट। तो अभी के क्लास में हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन इसका डिस्कशन करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे राइट। तो चलिए फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग सॉलिड की बात करते हैं। सो तब तक स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जो भी मैं आपको लिख रहा हूं आपको जरूर से जरूर नोट करना है। आप नोट्स बनाते जाइए। पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए और अपना नोट्स प्रिपेयर करते आइए। उसमें कुछ आपको और एक्स्ट्रा लगता है, कुछ और ज्यादा आता है, तो आप उसको ऐड ऑन करते आइए। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं राइट। तो हम लोग देखते हैं ये तीनों पांचों मिक्सचर को, इनको पांचों को क्लासिफिकेशन को हम लोग देखते हैं राइट। सो देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड की, है ना। तो सॉलिड की बात करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं राइट। वो क्या है? तो सबसे पहले तो देखिए क्या होता है, कोई भी चीज जो अपने प्योर स्टेट में होती है उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्या हुआ? आयरन। तो आयरन क्या है? एलिमेंट है। ठीक है, यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे यह बोलने वाला हूं कि सॉलिड किससे बना है, लिक्विड किससे बना है, प्लाज्मा किससे बना है। अगर यह कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, और दोस्त ये कॉन्सेप्ट आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और पॉज करके नोट जरूर कीजिए। देखिए एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? एलिमेंट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एलिमेंट जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है उन्हें दोस्त हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट मैंने आपको कहा कि मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, लेकिन भाई साहब एग्जाम्पल के तौर पे आयरन, क्या आयरन प्योर स्टेट में आपको मिला था? आयरन के नट बोल्ट या आयरन की शीट या आयरन के एंगल, क्या वो ऐसे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं होते। उन्हें तो फैक्ट्री में बनाया जाता है। फिर आखिर वो आयरन जो प्योर स्टेट में था वो आया कहां से? तो आयरन को अपन ने क्या किया? कुछ माइन से निकाला, माइन से कुछ मिट्टी निकली, उससे आयरन निकाला। जिस मिट्टी से मैंने आयरन को निकाला उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? ओर। तो वो हर चीज ओर इसको बोलते हैं। तो ओर क्या होता है? ओर इज नेचुरल स्टेट। पूछा जाता है किसी भी एलिमेंट की नेचुरल स्टेट को क्या बोलते हैं? तो नेचुरल स्टेट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट? ओर। ओर से, ओर में क्या था? मिट्टी थी, कार्बन था, सिलिका के पार्टिकल था, अपन ने उसको निकाल के अलग कर दिया। क्या निकाला? उससे एलिमेंट निकाला। अभी एलिमेंट को निकालने के बाद अब एलिमेंट किससे मिलकर बना? एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ठीक है, तो ये मेरा एलिमेंट था और एलिमेंट के अंदर आयरन का सिंबल Fe होता है। तो ये देखिए यहां पर बहुत सारे, यहां पर ये क्या है? ये पूरा जो ग्रुप है ना, ये इन पार्टिकल्स का ग्रुप है
है ना, Fe फेरस होता है, तो फेरस मींस क्या होता है, आयरन होता है। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल को और ब्रेक किया जाए और छोटे, तो मॉलिक्यूल आपस में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो एक साथ इकट्ठा, उनको मॉलिक्यूल बोला। और बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट कहां पाए जाते हैं, वो ओर में पाए जाते हैं। तो देखिए अब हम मॉलिक्यूल को और ब्रेक करते हैं, अपन मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं और छोटा पार्टिकल हमें मिलता है, वो क्या है, दैट इज एटम। एटम क्या होता है, Fe। ये एक Fe एटम है, ठीक है, एटम। तो हमेशा एलिमेंट किस स्टेज में पाया जाता है, एलिमेंट्स के स्टेज में। तो मॉलिक्यूल की खास बात क्या होती है, दे आर फाउंड इन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन से, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो मॉलिक्यूल हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है, राइट। और हमेशा कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एटम क्या होता है, दिस इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। ये किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन आपको एटम कभी नहीं मिलेंगे। एटम किस स्टेट में पाए जाते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। स्टूडेंट नोट कीजिए, दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। तो ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, राइट। तो यहां पर ये फ्री स्टेट में आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाले, राइट। तो क्यों फ्री स्टेट में क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि एटम मिलकर क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। आप एटम को जैसे छोड़ोगे दूसरे एटम से मिलेगा और मॉलिक्यूल बना लेगा। एक और खास बात, अगर एटम पे चार्ज आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, आयंस। तो एटम के ऊपर चार्ज आ गया, इसे आयंस बोलेंगे। चार्ज कैसा हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव चार्ज और इट मे बी नेगेटिव चार्ज। तो कुछ में पॉजिटिव चार्ज होता है और कुछ में नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो स्टूडेंट नोट कीजिए, सबसे पहले कौन आता है, और क्या होती है, पूछा जाता है व्हाट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एलिमेंट, आपका आंसर होगा और। यही कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन है और यही प्रैक्टिकल बात है। अगर पूछा जाए विच इज द प्योरेस्ट स्टेट, एलिमेंट इज प्योरेस्ट स्टेट, ये सबसे प्योर स्टेट है किसी भी मैटर की, राइट। तो किस स्टेट में, एलिमेंट्स फाउंड इन द स्टेट ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम एंड द चार्ज पार्टिकल इज आयन, राइट। तो देखिए यहां पर जो सॉलिड होते हैं ये मिलकर के किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एटम, ठीक है। लिक्विड किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर के बने होते हैं। गैस किससे बनी होती है, ये एटम से मिलकर के बनी होती है, राइट। तो ये तीनों एटम से मिलकर बने होते हैं। भाई साहब ये बाकी के जो चौथे और पांचवें हैं ये एटम से मिलकर के नहीं बने। तो इनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, प्लाज्मा का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, ये आयन से मिलकर के बने होते हैं। तो बेसिक पार्टिकल, यही क्वेश्चन है, आयंस। आयंस कैसे होते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बीसी क्या, ये आपको मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। बीसी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप देखिएगा, पंजाब के आपके एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बीसी का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हिग्स बोसॉन है, हिग्स बोसॉन, या इसी को हम लोग बोसॉन कहते हैं। अभी क्या चीजें हैं, आइए डिस्कशन करते हैं एक एक करके, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, मैं कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। आपको पॉज करके इसको नोट करना है। अब आइए आगे आते हैं, ठीक है। देखिए अब सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, है ना। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस और प्लाज्मा के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले सॉलिड के बारे में बात करते हैं। तो सॉलिड की खास बात क्या होती है, एक एक चीज़ को मैं लेकर के चलता हूँ। सॉलिड की जब हम लोग खास बात करते हैं तो सॉलिड बहुत सारे, है ना। तो सॉलिड, एक सॉलिड सब्सटेंस कोई सा भी हो गया। तो सॉलिड किससे मिलकर के बने होते हैं, इसकी खास बात क्या होती है, दे हैव फिक्स शेप। तो इनका शेप फिक्स होता है। आपने आयरन को ला करके मार्बल को रख के रख दिया, जिस शेप में है उसका शेप नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। दे हैव फिक्स शेप। दूसरी खास बात क्या होती है, राइट। तो दूसरी खास बात क्या होती है, दे हैव फिक्स वॉल्यूम। फिक्स वॉल्यूम, ऐसा नहीं है कि आपने किसी सॉलिड को, है ना, जैसे रेत है, आपने सिलिका उसको ग्लास में भर के रख दिया तो थोड़ी देर बाद ग्लास से बाहर गिर जाए या कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो दे हैव फिक्स शेप, दे हैव फिक्स वॉल्यूम, है ना। अब इनके बीच में जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं या एटम कहते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो पार्टिकल होते हैं उन एटम्स के बीच में फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए सॉलिड बहुत मजबूत होते हैं। तो दे हैव स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे हैव स्ट्रांग मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये सॉलिड की खास बात क्या होती है, ठीक है। अब आते हैं लिक्विड के बारे में।
तो जब आप लिक्विड के बारे में बात करते हैं तो देखिए लिक्विड की खास बात क्या होती है, लिक्विड के शेप में डिफरेंस होता है। मैंने क्या किया, एक बाउल लिया और इस बाउल में वाटर भर दिया है ना, इस बाउल के अंदर वाटर भरा हुआ है। अब देखो ऊपर की तरफ तो भाई साहब फ्लैट होगा और नीचे की तरफ कैसा होगा, जो भी इसके बॉटम का शेप होगा, ऊपर की तरफ फ्लैट होगा और नीचे बॉटम की तरफ शेप होगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर आप स्टूडेंट देखेंगे कि यहां पर इसका जो शेप है ना, ये बॉटम का शेप ले लेगा, राइट। तो यहां पर जो लिक्विड है इट विल टेक बॉटम शेप, तो ये बॉटम के शेप को ले लेगा, राइट। और क्या खास बात होती है, ये बॉटम के शेप को ले लेता है, तो इसका शेप फिक्स नहीं होता है ना। तो क्या होता है, नो फिक्स शेप है ना, तो शेप फिक्स नहीं होता। और क्या खास बात होती है, फिक्स वॉल्यूम, बट वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। ऐसा नहीं होता कि वाटर इस बाउल से कम हो जाएगा या बाउल से ज्यादा हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम फिक्स होने वाला है, वॉल्यूम इसका नहीं चेंज होने वाला। और क्या खास बात होती है, तो वॉल्यूम इसका फिक्स होता है। और क्या, दे हैव वीकर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना। तो इनमें वीकर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते। अब आते हैं गैस के बारे में, ठीक है। तो गैस की बात करते हैं। अब गैस को क्या किया, मैंने आपके लिए एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर के अंदर मैंने गैस को भर दिया। अब आप देखेंगे तो सिलेंडर के अंदर जब मैं गैस को भर देता हूं तो उससे क्या होता है, जो भी सिलेंडर का शेप होता है उसको गैस ले लेती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। तो क्या होता है, दे विल टेक शेप ऑफ वेसल। तो जो हमारा वेसल होता है ना उसका शेप, देखो यहां पे क्या होता है, दे विल टेक दी शेप ऑफ बॉटम ऑफ वेसल एंड दे विल टेक द शेप ऑफ वेसल। और क्या खास बात होती है, नो फिक्स वॉल्यूम। क्यों भाई, नो फिक्स वॉल्यूम। अभी दे बताता हूं वो फिक्स वॉल्यूम क्यों नहीं होता। अभी ये गैस 14 लीटर के सिलेंडर में भरी हुई है। दूसरी चीज क्या होती है, मैं सिलेंडर बड़ा ले लूं तो भी इतनी ही गैस उस बड़े सिलेंडर में आ जाएगी, तो उसका तो वॉल्यूम क्या हुआ, फिक्स नहीं हुआ, नो फिक्स वॉल्यूम। नो, और वेसल का शेप मींस नो फिक्स क्या शेप, तो शेप भी फिक्स नहीं और वो भी फिक्स नहीं है। और इसके जो पार्टिकल होते हैं ये बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के पार्टिकल। तो दे हैव वीकेस्ट इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहां पर जो इनके बीच के इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत वीक होते हैं, दे हैव वीकेस्ट इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट। तो प्लीज स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आप तब तक इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताने वाला हूं क्या, प्लाज्मा बीसी, है ना। तो प्लाज्मा बीसी में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूं, राइट। स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि इसने एक लिक्विड ने इसका बॉटम का शेप ले लिया। अब और खास बात क्या होती है, ये बॉटम का शेप ले लेता है साथ में। अब दे हैव फिक्स वॉल्यूम, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। क्यों, क्योंकि अभी ये ना तो इससे कम होने वाला है और ना ही से ज्यादा होने वाला है, तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। अच्छा, कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो कम होते हैं। सो दे हैव वीकर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इनके बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो इसमें कम होते हैं, राइट। और खास बात, अब आ जाते हैं लिक्विड के बारे में, सॉरी गैसेस के बारे में। तो जब हम गैसेस की बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट, तो जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में खास बात क्या होती है, गैसेस, अब गैस जो होती है दे हैव नो फिक्स वॉल्यूम, ठीक है, इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। दे हैव नो फिक्स शेप, तो इनका शेप भी फिक्स नहीं होता, राइट। क्यों, वॉल्यूम फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, आप देखिए मेरे पास एक सिलेंडर है, मैं उस सिलेंडर के अंदर एक 14 kg गैस भर देता हूं। अभी क्या होता है, इसी 14 kg गैस को मैं बड़े सिलेंडर में भी भर सकता हूं, छोटे में भी। इसका मतलब किसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसे मैंने 20 लीटर में भर दिया, अब गैस का वॉल्यूम 20 लीटर हो गया, तो इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, शेप फिक्स नहीं है। जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी कंटेनर के शेप को ये ले लेती है, तो इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। और ये क्या करती है, इट टेक द शेप ऑफ बॉटम ऑफ कंटेनर, टॉप में तो फ्लैट ही रहेगा लिक्विड, राइट। और दे हैव वीकेस्ट इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इनमें वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाते हैं। फॉर द वाइल स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आप इसको नोट कीजिए, राइट। अब मैं आता हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने के लिए, तो आप पॉज करके नोट करते जाएंगे, मैं तो आपको कंटिन्यूअसली पढ़ाता जाऊंगा, तो वीडियो आपको पॉज करनी होगी, राइट। नोट जरूर बनाते रहिए, नोट्स जरूर बनाइए और हमेशा नोट करते रहिए। अब देखिए उसके बारे में, अब मैं बात करने वाला हूं प्लाज्मा के बारे में और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में,
राइट। तो बीसी और प्लाज्मा क्या है देखते जाएं, ठीक है। अब प्लाज्मा की बात की जाए, देखिए प्लाज्मा स्टूडेंट ये किससे मिलकर बना होता है, ये आयन से मिलकर बना होता है। कैसे आयन से, अभी हम लोगों ने बात किया। सो इट मे बी मेजर ऑफ पॉजिटिव आयन और इट मे बी मेड अप ऑफ नेगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह के आयन से मिलकर के बना हुआ हो सकता है, राइट। तो ये आयन से मिलकर के बने होते हैं। और आयंस हमेशा किसमें पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन, आयंस आर फाउंड इन इक्वल अमाउंट। जब आयंस इक्वल अमाउंट में पाए जाएंगे, मतलब कि कुल मिलाकर के अगर 1000 पॉजिटिव आयन है और 1000 नेगेटिव आयन है, तो टोटल चार्ज क्या होगा प्लाज्मा में, प्लाज्मा में खुद का कोई चार्ज नहीं होता, सो इट इज न्यूट्रल इन चार्ज। तो प्लाज्मा हमेशा चार्ज में न्यूट्रल होता है। प्लाज्मा नेचुरली कहीं नहीं पाया जाता। फिर प्लाज्मा है क्या चीज, देखिए आपने स्टूडेंट आजकल एलईडी आती है, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। लेकिन इसके पहले आपने सुना होगा एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके पहले आपने सुना होगा प्लाज्मा टीवी, एलसीडी। तो प्लाज्मा टीवी और एलसीडी में ये आयंस भरे हुए होते थे। इनकी प्रॉपर्टी किससे मिलती है, तो ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। तो इनकी प्रॉपर्टी किससे मिलती है, देयर प्रॉपर्टीज मैचेस विद, देयर प्रॉपर्टीज मैचेस विद, किससे मिलती है, मैचेस विद गैसेस। मींस दे डू नॉट हैव नो फिक्स वॉल्यूम, इनका भी वॉल्यूम फिक्स नहीं है, एंड नो फिक्स शेप, नो फिक्स शेप। तो ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही शेप फिक्स होता है। सो दिस इज अबाउट द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कहां पाया जाता है, जितने भी स्टार्स होते हैं उनके फ्लेयर्स में पाया जाता है। सो इट इज फाउंड इन द नेचुरली, इट इज फाउंड इन द फ्लेयर्स ऑफ स्टार्स। तो क्या है, सन भी तो हमारा स्टार है, तो सन में भी। तो सूर्य की जो लपटें होती हैं, सन की जो फ्लेयर्स होती हैं उनमें, या जितने सारे स्टार्स उनकी जो फ्लेयर्स होती हैं उनकी, उनमें प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो दिस वाज अबाउट द प्लाज्मा। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द व्हाट, बीसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में अब बात करना चाहूंगा मैं आपसे। देखिए अब स्टूडेंट समझिए कि बीसी क्या होता है। बीसी का फुल फॉर्म होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। मैं लिख देता हूं, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो देखो स्टूडेंट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इसे क्यों कहते हैं, इसको खोजने का जो क्रेडिट जाता है, बोस और आइंस्टीन ने एक कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बोला कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की मदर क्या है, बीसी है, जिसको हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को ही भाई साहब गॉड पार्टिकल कहा जाता है। याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। व्हाट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये किसने खोजा, देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये बोस ने खोजा था और आइंस्टीन ने। मुझे नहीं लगता कि शायद आप में से 1% भी लोग होंगे जो बोस के बारे में जानते हो। जी नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि जगदीश चंद्र बसु की बात कर रहा हूं या जगदीश चंद्र बोस की, जेसी बोस की बात कर रहा हूं, तो आप गलत सोच रहे हैं। जेसी बोस वो व्यक्ति था जिसने ये बताया कि प्लांट में लाइफ होती है, लेकिन ही इज वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ द साइंटिस्ट। हालांकि आज की जनरेशन जेसी बोस को भी भूल रही है, एंड दिस इज रियली वेरी सैड। और कायदे से हमारे बच्चों को याद होना चाहिए कि हमारे कितने सारे साइंटिस्टों ने कितना महान कॉन्ट्रीब्यूशन किया। तो मैं बता दूं आपको कि जगदीश चंद्र बसु या जेसी बोस जिनको कहते हैं, उन्होंने बताया था कि प्लांट में लाइफ होती है। बहुत सारे साइंटिस्टों का यह भी क्लेम है कि जो वायरलेस की खोज की थी वो मार्कोनी ने नहीं की थी, वो हमारे जेसी बोस साहब ने की थी, राइट। अब देखिए यहां पर इसे हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। तो यहां पर जेसी बोस नहीं है, ये हमारे एसएन बोस साहब हैं, सत्येंद्रनाथ बोस ने और सर आइंस्टीन ने, है ना। तो आइंस्टीन ने, दोनों ने मिलकर के बताया कि एक पूरे जितने एलिमेंट हैं, इन सब एलिमेंट्स की एक मदर रही होगी, उसको कि हम गॉड पार्टिकल कहते हैं। और उसे, इसके सबसे छोटे पार्टिकल को बोसॉन कहा गया बोस साहब के रिस्पेक्ट में, और इसे हिग्स बोसॉन के नाम से भी हम जानते हैं। यही क्वेश्चन था जो आपके हिग्स बोसॉन, तो ये क्वेश्चन आपके पंजाब में कई बार पूछा गया। एंड दिस इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, और ये कब होती है, जब हम फ्यूजन करवाते हैं, है ना। जब हम फ्यूजन करवाते हैं, किसका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फ्यूजन करवाते हैं, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फ्यूजन करा करके हीलियम बनाते हैं, है ना। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास जो होता है उसका 4 होता है हीलियम का। तो जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन को मिला करके हीलियम बनाते हैं, जिस प्रिंसिपल पे हाइड्रोजन बम काम करता है, राइट। ये एक्सपेरिमेंट हम जब करवाते हैं तो वहां पर बोसॉन का फॉर्मेशन होता है या गॉड पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। और जी हां, जब ये फ्यूजन होता है तो टेंपरेचर पैदा होता है 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड।
ये उतना ही टेम्परेचर पैदा होता है जितना कि सन का टेम्परेचर है। और जी हाँ, इसको फ्यूज करवाने के लिए, इस फ्यूजन को करवाने के लिए आप यकीन मानिए दिल्ली एनसीआर को जितनी इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे में चाहिए होती है, उतनी इलेक्ट्रिसिटी एक बार इस रिएक्शन को चाहिए होती है स्टार्ट करवाने में। और जब रिएक्शन शुरू होती है तो वहां पे 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा होता है, तब गॉड पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। साइंटिस्टों ने लैब में टेम्परेरी टाइम के लिए इसको बनाया और इस डिस्कवरी के लिए एक साइंटिस्टों की टीम थी जिनको कि नोबेल प्राइज भी दिया गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ और दैट इज द स्टेट ऑफ मैटर, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन।